अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर अबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। हमेशा की तरह एक बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ हम यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा मौजू रहने वाला है वो एक मखसूस कंट्री के बिजनेस पैटर्न्स पे रहने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक जापानीज़ बेस एंटरप्रेन्योर हैं। उनका बिजनेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश है, लेकिन उसके साथ ही साथ क्योंकि जापान में अक्सर लोग समझते हैं कि शायद पाकिस्तान से वहाँ पर जाना मुश्किल है, वहाँ पर जाएंगे तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर महंगाई बहुत है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि मिथ्स भी हैं, लेकिन उनके बहुत सारे वर्क एथिक्स और चीज़ों से हम इंस्पायर भी होते हैं और चाहते भी हैं कि हम किसी ऐसे इस्टेब्लिश मुल्क में जाकर बिजनेस करें जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी बेहतरी आ सके। लेकिन उनसे मुलाकात और गुफ्तगू करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम शाह साहब को वेलकम कर दें। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो आज के गेस्ट हैं ना जी, इनसे पहले भी मेरी मुलाकात रहती है और मेरा जो हल्का यारा है उनमें बड़े ये फेमस हैं। स्पेशली पाकिस्तान से कोई जापान जाए तो ये बड़ा अच्छा होस्ट करते हैं। और इस साल मैंने भी इरादा कर लिया, तबलीगी जमात वाले कहते हैं इरादा कर लो, नियत कर लो, तो वो मैंने कर लिया। तो इस साल इंशाल्लाह मेरा भी जापान जाना होना है। अच्छा, बट साहब की जो ख़ास बात है मैं आपको बताऊँ, बड़ी ही गैर मामूली क्वालिटी इनमें है कि ये बड़े फोकस इंसान है जी, और कोई भी टारगेट अगर सेट करते हैं तो उसको अचीव करके ही दम लेते हैं। दूसरी फिर कुछ लोगों की तबीयत में होता है कि वो जब टारगेट सेट करते हैं तो वो शोर बड़ा मचाते हैं। इनके साथ ऐसे नहीं है जी, ये टारगेट सेट करते हैं, चुप करके लगे रहते हैं, करते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार ये अचीव कर जाते हैं। बट साहब मैंने सही कहा जी बिल्कुल, ये मेरे मोकल मैंने कुछ रखे हुए हैं जी, वो मुझे फिर जो बंदा सामने आता है जी उसके बारे में मैं यही सोच रहा था कि आपको ये पता कैसे चला। सबसे जो एक और ख़ास पहलू है ना जी, वो इनकी एक एम्पैथी है जी, इनमें दर्द दिल बड़ा है। बिलखसूस ये फैमिली ओरिएंटेड, अपनी फैमिली को सबको साथ लेके चलने वाले, कुर्बानी देने वाले इंसान है, और ये इनका बिल्ट इन है, कोई ऐसा नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये इन्होंने मदर से लिया है। मेरा ये ख्याल है कि मदर की सोल एनर्जी जो है वो इनमें ज़्यादा डोमिनेंट है। बाकी डिसिप्लिन सिस्टम फादर वाला जो है वो कहीं ना कहीं, यानी हर चीज़ जो है वो अच्छी मिल गई, और उसी तरह से उन्होंने आगे भी बिजनेस में भी वो सारी जो सलाहियतें हैं उनका इस्तेमाल करके उसको कामयाब किया। जाहिर है अगर आप जापान में भी कारोबार कर रहे हैं तो पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी भी कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन बात है। आप एज एम्बेसडर भी काम करें। आपका तारुफ वैसे तो शाह साहब ने इतना एक्सटेंसिव करवा दिया कि मेरे लिए गुंजाइश नहीं बची, फिर भी मैं इनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ हसन भट्ट साहब मौजूद हैं, जापान बेस्ड एंटरप्रेन्योर हैं, मल्टी बिलियनियर बिजनेस इनका वहाँ पे एस्टैब्लिश है। आज हमारे साथ यहाँ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जापान के हवाले से ना बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं कि जापान बहुत महंगा है, वहाँ पर शायद लोग इतने वेलकमिंग नहीं हैं, हम पाकिस्तानी वहाँ पर जाके कैसे कारोबार करें। आपने क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की एक पूरी जर्नी को गुजारा है वहाँ पर, मैं चाहूँगी आप बताएं उन तमाम लोगों के लिए जो जापान में कारोबार करने के ख्वाहिशमंद हैं लेकिन इन चीज़ों की वजह से डर जाते हैं। अच्छा, इसमें देखिए जैसे आपने कहा कि एक मिथ है, तो लिटरली ये मिथ ही है कि जापान जाना बहुत मुश्किल है। ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन बाय रूल बाय बुक आप कर रहे हैं तो फिर आराम से जापान जा सकते हैं। आप बिजनेस करना चाहते हैं, वेरी फ्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आप देखें कि आज भी लोग पुर्तगाल और यूरोप में मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करके जाते हैं वहाँ पे। जापान में सिर्फ 1 से 1.5 करोड़ रुपीस पाकिस्तानी सर, अच्छा, रुपीस में आप वहाँ पे अपना कंपनी स्टैब्लिश करके और वीजा लेके वहाँ जा सकते हैं। आपको एयरपोर्ट पे ही रेजिडेंट कार्ड दे दिया जाता है। अच्छा, रेजिडेंट कार्ड। लेकिन उसके लिए है कि जो वाकई में ही काम करना चाहता है, जिसने सिर्फ वीजा रखना है, उसके लिए ये चीजें नहीं है। अच्छा, जो काम करना चाहता है उसके लिए जापान बहुत वार्म वेलकमिंग है। आप वहाँ आए, काम करें, अपॉर्चुनिटीज हैं और बेतहाशा है। जापान से पाकिस्तान आप चीज़ का नाम लेके देखें, आप देखें ना एसी, इलेक्ट्रॉनिक जो आती हैं, हमारी होम अप्लायंसेस सारी जापान से आती हैं। आप गाड़ियां देख लें, सबसे बड़ी आपको 90% गाड़ियां जापानी गाड़ियां सर। आप किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाएं, मशीन्स जो हैं जापानीज, तो काम तो बहुत ज़्यादा है, आप कर सकते हो, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है आपके पास। अच्छा, जापान में कौन से ऐसे कारोबार हैं जिनको आप अब 2025 में अगर कोई वहाँ पे कारोबार आगे स्टार्ट करना चाहता है तो आप क्या समझते हैं कि आगे कौन से कारोबार हैं जिनमें इन्वेस्ट करना चाहिए इसको कोई भी पाकिस्तानी करना चाहे तो? देखिए, इसमें अभी जैसे बात हुई कि गाड़ियों का, तो अब मुझे ये अभी न्यूज़ मिली है थोड़े दिन पहले कि अभी जो हमारी बजटिंग चल रही है नेक्स्ट ईयर की, उसमें जापानी गाड़ियों पे ड्यूटी कम करने की बात चल रही है।
तो आप अगर इसको देखें तो ये बड़ी अच्छी है, खुशाइन बात है कि अगर जापानीज गाड़ियों की ड्यूटी कम होगी तो ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी में इजाफा होगा। तो इस वक्त ये टाइम है कि आप अगर गाड़ियों के काम से किसी भी तरह से रिलेटेड हैं तो आप उसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का आपका जो है चांस हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंटिंग जो हमारे सेक्टर है वो जापान में इस वक्त डाउनफॉल है। अच्छा जी। और पाकिस्तान अभी भी हमारे पास 25-30 साल पुरानी मशीनें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो आप वो वाली मशीन्स वहां से अगर ले आए पाकिस्तान के अंदर तो वो बहुत अच्छा है कि इस वक्त अच्छा, वहां से ये मशीन्स लाई भी जा सकती हैं? बिल्कुल आती हैं। मैं खुद भी इस बिजनेस में हूँ, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, इधर एक्सपीरियंस लेते रहते हैं। अच्छा जी। तो मेरे एक हैं पार्टनर जो पूरे जापान में हर किस्म की प्रिंटिंग मशीन के डीलर हैं। तो मैं उनसे वो जैसे न्यू उधर इंट्रोड्यूस करते हैं, जापान में सर 5 से 7 साल से ज्यादा मशीन नहीं यूज की जाती। अच्छा, उनका वो लीज होता है, लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे लीज खत्म हुई वो कहते हैं मशीन का टाइम खत्म, मशीन की वैल्यू खत्म, नहीं आएगी। और जैसे नहीं आती हम पुरानी लेके पाकिस्तान में भेज देते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। और दूसरी जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो मेडिकल मशीन्स की। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आपको एक्सरे, एमआरआई, आपको डायलिसिस, आपको सब जापानीज नजर आएंगे। तो ये एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, आप इसमें बहुत अच्छा, तो क्या ये जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या इस तरह की जो मशीनरीज हैं जो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होती हैं, जैसे आपने पहले बयान किया कि लीज पर होती है कोई मशीनरी, वहाँ पर इतने टाइम के बाद इस्तेमाल नहीं की जा सकती, उनके लिए वो फिजूल है, तो क्या उसकी एफिशिएंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी होती है या वो अपनी एक्चुअल फॉर्म में ही पाकिस्तान में लाई जाती है? बिल्कुल एक्चुअल फॉर्म में ही आती हैं। ऑब्वियसली जापानीज चीजें आप देखें, हमारी वालदा जहेज में लेके आई थी, इस्त्री आज तक चल रही है। बिल्कुल सही बात है। जापानी किसी भी तरह की मशीन, किसी भी तरह टीवी याद कर लें, जापानीज टीवी जब आए, लॉन्ग टर्म आप सोच लेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझे कि वो खराब होती नहीं है। अच्छा, तो इनके लेकिन उनकी सिर्फ एक पॉलिसी है कि उन्होंने बेसिकली वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और इन हाउस है ना, देखिए हम यहाँ पे अपग्रेड करेंगे, हमें इंपोर्ट ड्यूटीज और लॉजिस्टिक और बहुत सारी चीजें, वो तो इन हाउस बिल्ड करते हैं सब कुछ, तो उनको अपग्रेड करने में इश्यूज नहीं होते। अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि जापान की तरक्की की एक बड़ी वजह ये है कि वो सब कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं और अभी पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे है? बिल्कुल ऐसे ही। देखें आप पूरी दुनिया से, मैं कहता हूँ कि जापान के पास सर मिनरल्स यानी कि जो मादनियात है उसमें कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया से रॉ मटेरियल खरीदते हैं और महंगी चीजें बेचते हैं उनको उसी रॉ मटेरियल की। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ही है। देखें अच्छा बट साहब, बिल्कुल एक आउट ऑफ द बॉक्स हम एक ऐसे मौजू पे मैं जाना चाहूँगा जो लोग ना गैस सुनना चाहते हैं। आपकी अपनी स्टोरी क्या, आप जापान कैसे चले गए? इतनी दुनिया पड़ी थी, 200 मुल्क थे बट सब, और आपने जापान आपके पहुंचने की कहानी क्या है? फिर वो अमूमन लोग जाते हैं तो वो सक्सेस स्टोरी नहीं बनते, वो वर्कर बनते हैं, एफर्ट करते हैं, लेबर बन के काम। आप वहाँ जाके भी कामयाबी की कहानी कैसे बनी? अच्छा सर, मैं वैसे तो बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी, मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ आपको। बेसिकली मेरा भाई बड़ा जो है वो इसकी वजह है, उनको गाड़ियों का बहुत शौक था। अच्छा। तो मेरे वालिद ने, जब मैं अभी यूनिवर्सिटी में था तो उन्होंने वहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश करने का सोचा। वहाँ पे गए तो ये किसी वजह, लैंग्वेज बैरियर की वजह से ये ठीक से वहाँ पे उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह होना चाहिए था। तो मैं वो सारी चीज़ें देख रहा था। जैसे ही मैं 2015 में यहाँ से ग्रेजुएट हुआ, मैंने जापान जाने का फैसला किया और इनको हेल्प आउट करने का फैसला किया। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया, मुझे ये समझ आ गई थी पहले से कि लैंग्वेज के बगैर गुजारा नहीं है। तो मैंने पहले 1-1.5 साल वहाँ पे लैंग्वेज स्कूल में बच्चों की तरह लैंग्वेज सीखी है। अच्छा। मैंने काम भी किया है, लेकिन मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो मेरी लैंग्वेज थी। मैं सर पाकिस्तान में बहुत कम, इवन आप नॉन नेटिव स्पीकर्स में चले जाएं तो जापान में भी बहुत कम आपको मिलेंगे जिनको नेटिव लेवल अचीव किया हुआ, जिन्होंने जापानीज लैंग्वेज में N1 जो मैक्सिमम लेवल होता है, वो मैंने अचीव किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें मेरे से आसान हो गई। क्या आपको तो जापानीज गाने समझ आ जाते होंगे? बिल्कुल आते हैं सर। आप वहाँ पे गाड़ी में जापानीज गाने सुनते हैं? मेरा मोबाइल आज भी सर जापानीज में है। क्या बात है? मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल और मेरी जो मैं गैजेट्स यूज करता हूँ सब जापानीज में होता है। तो इससे एक सिक्योरिटी भी रहती है। जब पाकिस्तान में कोई, जिस तरह हमारे पठानों भाइयों को एक सिक्योरिटी होती है, तो मुझे एक सिक्योरिटी भी रहती है। दूसरा ये है कि वो जैसी लैंग्वेज सर मैंने क्लियर की और मैंने काम शुरू किया ना, तो अल्लाह ताला की बड़ी रहमत हुई सर। उसके बाद फिर मैंने जापान गवर्नमेंट के साथ सर फिर काम किया वहाँ पे, अभी भी मैं अटैच हूँ। खासतौर पे कोविड में, जब पूरी दुनिया से जापान में मास्क और ये मेडिकल ग्लव्स ये चीज़ें नहीं आ पा रही थी, तो गवर्नमेंट के साथ मैंने पूरा साल उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करके दी, थाईलैंड और चाइना से। तो ये चीज़ें मेरी फिर वहाँ पे चली। फिर अगेन ऑब्वियसली गाड़ियों का काम है। फिर अब जो हम रूटीन में अब कर रहे हैं वो है लेबर। मैं पिछले सर 4.5 साल यानी कि 2019 फेब में ये काम शुरू हुआ था कि पाकिस्तान से लेबर लेके जाए जापान में। तो मैं उस वक्त के एम्बेसडर हमारे जो थे उनके साथ मैं
शुरू हुआ ये काम और आज ये 3rd एम्बेसडर हैं जिनका वापसी की तैयारी है और अब 4थे एम्बेसडर जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। तो मेरा ये जर्नी है कि लेबर का हम उस वक्त स्टार्ट हुए थे और पिछले साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह बैच बेचने शुरू कर दिए। अच्छा जी। तो एम्प्लॉयमेंट जो अब लोगों को ख्वाब लगता था कि जापान कैसे जाएं, अब हम लोगों को वेरी मिनिमल कॉस्ट और जो है ना बच्चों को ऑलमोस्ट जो इंटर्नशिप पे जा रहे हैं सर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स 4th ईयर जो यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करते थे, हमने उनको जापान में इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कराना शुरू किया Wow, that's amazing. फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी। Free of cost. मैं कुछ पैसे नहीं लेता, इवन उनको पेड इंटर्नशिप्स होती हैं। Wow, अच्छा, that's अच्छा। amazing. और जानते हैं ये किस फील्ड के बच्चे हैं जी? सर ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, आपको तो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है हाँ, मैन्युफैक्चरिंग और वो मैन्युफैक्चरिंग और ये फील्ड इंजीनियर्स होंगे ज़्यादा। इंजीनियर्स हैं सर। सही 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 सही। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं। इवन यहाँ पे मैंने जिनको कोऑर्डिनेट करने के लिए रखा वो पिछले दिनों कह रहे थे कि यार लोग बड़ी दुआएं देते हैं इस काम में। क्या बात है। तो हालांकि हमने जब शुरू किया था तो हमें साइड से ये कहा जाता था अपने अराउंड जो हमारा हल्का है बाबा कि यार ये बददुआओं वाला काम है। किसी का काम नहीं होगा ना तो वो आपको बड़ी बददुआ देगा। दुआएं तब ज्यादा रिश्ते की तरह। हाँ जी बिल्कुल। तो अच्छा हो लेकिन जाए, मैंने कोई याद नहीं इसको थोड़ा टेकअप किया। मैंने कहा नहीं बददुआएं हैं तो दुआएं भी साथ साथ ही हैं। क्या बात है। तो हमें ये काम करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन सर सिस्टम एक सर्कल चल पड़ा है हमारा। अच्छा जी। तो बच्चे जा रहे हैं इंटर्नशिप्स पे जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स हम यहाँ से भेज रहे हैं जो वहाँ जाके जापानीज स्कूलों में जापानीज बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं। अच्छा। वो पाकिस्तानी जा रहे हैं माशाल्लाह। और पिछले 2 साल से हम ये भी एक स्टार्टअप लिया है। फिर ये जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं जिसमें वेल्डर्स, जिसमें सर बहुत ज़्यादा डिमांड है केयर गिवर्स में। ओल्ड एज आपको पता है जापानीज बहुत ज़्यादा ज़रा एजेस होते हैं तो 80-85 तक तो ये काम कर रहे होते हैं सर। अच्छा। हाँ 85 तक। 85 ईयर्स अच्छा। तो ये काम करते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा। मैंने जिसे अपना घर खरीदा है वो 86 ईयर्स का था जब मैंने खरीदा, वो काम कर रहा था सर। वो ओहो 86 इयर्स का। 86 ईयर्स में। अच्छा दुनिया में देखें ना ब्लू जोन भी जो है वो ओकिनावा जो है वो जापान में है जी। बेहतरीन यहाँ जगह 100 साल से ज्यादा लोगों की उम्र। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह क्या है लोगों की इतनी ज्यादा उम्र वो बड़ी मजे का आपने सवाल पूछा। मैंने सर की एक वीडियो देखी थी जिसमें इकिगाई आपने बुक का जिक्र किया था, मैंने उसके बाद पढ़ी वो बुक। अच्छा। आप वैसे मुझे नहीं पता था। आपकी मैंने वीडियो देख के उसके बाद वो बुक पढ़ी और मैंने जब देखा वो सर ने भी उसमें मेंशन किया कि जो जीने का मकसद है ना कुछ करना है। मतलब वो आप देखेंगे बूढ़े लोग इतना अपने आप को बिजी रखते हैं कि आपको अगर वो पेंशन पे आ गए हैं कोई काम नहीं कर रहे ना 85-86 के बाद भी वो अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ रखने के लिए वो सड़कों से छोटी छोटी बूटियां नहीं निकली होती सर, वो साफ कर रहे होते हैं। क्या बात। फारिग नहीं बैठते। और ये बहुत बड़ी वजह है कि आप फिट रहते हैं और लॉन्ग टर्म चलते हैं। आपके पास एक पर्पस होता है अपनी लाइफ का, आप अपने आप को बिजी रखते हैं और जो है एक रूटीन में आप चलते हैं। जब जिस दिन आप घर बैठ गए, मेरा एक एडवाइज़र है जापान में, वो बताते हैं कि मेरे वालिद हमारा जहाँ हम रहते हैं टोक्यो से तकरीबन 100 किलोमीटर है सर। तो वो कहते हैं मेरे वालिद डेली वहाँ जाते थे टोक्यो जॉब करने और वापस आते थे। तो वो 80 ईयर्स के थे और वो डेली आते जाते थे और हमने ना 80 ईयर्स के बाद उनको कहा कि आप आराम करें, ज़रूरत नहीं है, मैं भी तकरीबन 50 में आ गया हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ये काम मैं किसी वजह से। तो कहते जैसे ही उन्होंने वो छोड़ा उसके ठीक 2 साल बाद वो डेथ हो गई और वो बीमार रहना शुरू हो गए। काम पे इतना सफर करते थे तो ठीक थे, जैसे घर बैठे वो बीमार हो गए। तो ये बड़ा जो पर्पस ऑफ लाइफ है सर ये बड़ा जरूरी है। तो जापान में इसका मतलब पर्पस ऑफ लाइफ बड़ा क्लियर है लोगों का, बहुत क्लियर। वहाँ पर लोग अच्छा कल्चर की अगर हम बात करें तो कल्चर कैसा है वहाँ का? बहुत सारे लोग जब किसी दूसरे मुल्क में विद फैमिली शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो कल्चरल शॉक से भी डरते हैं। तो जापान के कल्चर का क्या कहना है? आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर मुकीम है? मेरे ख्याल से मेरे जो दोस्त और जो मेरे कजन्स वगैरह यूरोप अमेरिका में रहते हैं उनसे जब बातें सुनते हैं तो मुझे लगता है सर हम जन्नत में। अच्छा। अब देखें जिस माशरे में झूठ नहीं है, जिस माशरे में धोखा नहीं है, जिस माशरे में गलत बयानी नहीं है, दयानतदार लोग हैं, कोई आपसे जो है ना इमानत रखते हैं तो उसमें खयानत नहीं करते और जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, जन्नती होगी ना जी। मैं अक्सर वहाँ पे लोकल इंटरव्यूज भी मैंने 2-3 दिए हैं तो जो मेरे एंकर सवाल करते हैं कि आपको जापानीज और पाकिस्तानी में क्या फ़र्क नज़र आता है, तो मैं कहता हूँ अगर आप ये छोड़ दें तो आप हमसे बेहतर मुस्लिम। ओहो कलमा पढ़ लें बस आप। अच्छा बट साहब ये ना एक ऐसा सवाल है जो एक ऐसा टॉपिक आपने छेड़ दिया जिस पे मेरे पास बड़े सवाल हैं, मैं चाहूँगा कि मैं आपसे ज़रूर पूछूँ। जी सर। पहला सवाल तो ये आ रहता है कि इतनी तबलीग पाकिस्तान में होती है, अब देखें ना हम अखलाकियात सिखा के थक गए हैं, वहाँ पर क्या कोई तबलीग हुई है? वहाँ पर ऐसा क्या काम हुआ है कि लोग जो हैं वो इतने सिविलाइज्ड हैं और ये सारी जो खूबियाँ बता रहे हैं कि रात के 2-3 बजे भी इशारे पे अगर कोई खड़ा है वो इशारा नहीं तोड़ेगा, अकेला खड़ा वेट करेगा, इशारा जब खुलेगा तो वो जाएगा। ये कमिटमेंट अपने आप के साथ है, गॉड के साथ है,
सोसाइटी के लॉज के साथ है, स्टेट के साथ है, ये किसके साथ कमिटमेंट है? सर मैं इसको समझता हूँ पर्सनल ओपिनियन में, ये एक एहसास है। अच्छा जी। आप एक खड़े में हैं, अगर वहां से कोई दूसरा आके टक्कर हो जाती है, किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो दोनों का नुकसान है ना। आपने तो गलती की, उसकी तो कोई गलती नहीं है, तो ये एक दूसरे का एहसास है। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जिसको मैं समझता हूं, उसकी बचपन से बच्चों की ट्रेनिंग है सर। वहाँ पे बच्चे तकरीबन 2-2.5 साल से उनके किंडर गार्डन में, हम जैसे मेरा भी 2.5 साल का बेटा था, 2 साल का जब वो किंडर गार्डन में जाना शुरू हो गया था, तो वो 6 साल तक सर उसको कुछ पढ़ाया नहीं जाता, उसको सिर्फ जिंदगी के तौर तरीके और मैनर्स सिखाए जाते। लाइफ स्किल्स सिखाई जाती। जब आपको बचपन में उन्होंने बता दिया है रोड क्रॉस करने का तरीका, कि आपने जब सिग्नल रेड है तो आपने रुकना है, और जब आपको किसी ने रास्ता दिया तो आपने पार करके खड़े होकर उसको झुक के थैंक यू करना है, उसके बगैर उसकी माँ या उसका बाप उसको वहां से जाने नहीं देता, तो आप कैसे खराब, वो आपके अंदर वो बाय डिफॉल्ट इन चीजें आ जाती हैं। और इससे भी बड़ी वजह अगर आप मुझसे पूछे तो मैं समझता हूँ दुनिया में सिर्फ यही है जिनके ऊपर एटम बम गिरा हुआ है सर। ये रेजिलियंस जो है, हाँ जी, वो उन चीजों से, वो कैफियत से गुजरे हुए हैं जो हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। हो। तो वो उन चीज़ों, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे ख्याल से, कि ये लोग ना सीधे हो गए। वरना अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री उठा के देखें, को जापानीज कौम जो है सबसे जालिम तरीन कौम थी। कॉलोनियल बड़ी दुनिया उन्होंने, मैं सिंगापुर गया जी डॉक्टर साहब, वहाँ पर म्यूजियम्स हैं कि जापानी कितने जुल्म करते रहे इन पे। ये मछेरे थे सारे सिंगापुर वाले, तो वो कॉलोनियल सारी एक ब्लॉक था जिससे आज़ादी मिली इन्हें सिंगापुर वालों को जी। इवन कोरियंस आज भी अपने स्कूल्स में सर ये पढ़ाते हैं कि जापान ने हम पे क्या क्या जुल्म किए हुए। सब कोरिया, ओके। आप साउथ कोरिया जाएंगे आपको जापानीज ब्रांड कम नजर आएंगे। अच्छा। मैं गया वहाँ पे तो मैंने उनसे पूछा कि यार पूरी दुनिया में जापानीज गाड़ियां नजर आती हैं, मैं एक फ्रंट पे आपको अगर रोड पे जाते नजर, आपके पास क्यों नहीं है? तो वो पहले तो 3-4 घंटे उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे हम वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा खुलना शुरू हुआ तो फिर वो खुद ब खुद बताना शुरू हो गया कि यार इन्होंने हम पे जुल्म बड़े किए। ओके, तो ये एक थॉट प्रोसेस होता है जो प्रॉपर कौमें होती हैं उनमें रहता ही है। लेकिन ये गुफ्तगू हमारी इसी तरह से जारी रहेगी। मेरी बात कासिम अली शाह पर। टाइम हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एक माइंडसेट जो है किसी भी कौम का, कोई भी एक बिहेवियर जो होता है उसको लेकर पूरी दुनिया का सेट हो जाता है, लेकिन बहुत सी कौमें उससे रिकवर करके अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाकर भी सामने आती हैं। और अगर जापान की बात की जाए, ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे, शाह साहब भी और भट्ट साहब भी, कि किस तरह से जापान की एक इमेज थी कि वो बहुत जालिम लोग थे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। भट्ट साहब, क्या आप उनकी हिस्ट्री के अगर हम अकॉर्डिंगली जाने तो क्या तब्दीली आई है उनमें? देखिए, तब्दीली सबसे पहले तो उनको ये समझ आ गई कि हमें लड़ाई करके मिलेगा कुछ नहीं। बिल्कुल सही जी। उन्होंने सर अपनी एजुकेशन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी सबसे पहले सेट की। बिल्कुल ठीक जी। और उस फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट उन्होंने ताइवान, उन्होंने इवन कोरिया, आप इनकी हिस्ट्री उठा के कि ताइवान और कोरिया में जो सबसे पहली यूनिवर्सिटीज़ बनी थी वो जापानीज ने बनाई थी। अच्छा। और ये उस चीज़ का अजाला था कि जो इन्होंने जुल्म किए हुए उन पे। इवन फिलीपीन, आप देखें कि इन सारे मुल्कों में उन्होंने जाके फैक्ट्रियां लगाई। उससे भी पहले इन्होंने वहाँ से लोग बुलाए, उनको अपने हिसाब से ट्रेन किया, स्किल अप किया, देन वहाँ पे फैक्ट्रियां लेके गए। अच्छा। तो ये जापानीज की एक एहसान भी, और उन्होंने खैर उनमें उनका अपना मकसद भी था, मतलब भी था, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था। और ये बुरी तरह फेल होके आ गए थे सर पहली बार चाइना से, इसी वजह से कि ये मशीनरी तो ले गए वहाँ पे, उनके पास स्किलफुल लेबर ही नहीं थी। ओहो। तो ये वापस आए। देन इन्होंने ये जिस प्रोग्राम की हम अभी एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये प्रोग्राम का बेसिकली स्टार्ट वहाँ से है। आज से 35-36 साल पहले जब जापान ने जो है फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट शुरू की, तो उन्होंने जब वहाँ गए तो बुरी तरह फेल हो गए। तो स्किल अप करने के लिए पहले उन्होंने 1-1 साल का एक प्रोग्राम शुरू किया कि हम बच्चों को यहाँ पे लाएंगे, उनके यंगस्टर को। तो जैसे जैसे ये वापस जाना शुरू होंगे, हम अपनी फैक्ट्रीज वहाँ पे लेके जाना शुरू कर देंगे। वैसे ये प्रॉपर अप्रोच है ना। अच्छा, ये कौन से प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं? ये प्रोग्राम है TITP, इसको कहते हैं टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसका कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान और जापान का 2019 में हुआ। अच्छा जी। हाँ जी। और इसी बेस पे हम लोगों को जापान भी लेके जाना है। और ये आप जो लोग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि देखें सुनने वाले बड़े ऐसे होंगे यंगस्टर्स हमारे जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, UET के बच्चे हैं, मेरी फाउंडेशन की भी कोलैबोरेशन है, वो चाहेंगे इसको ज्वाइन करना। तो इसका मेथड क्या है कि डिग्री मुकम्मल होने के बाद या फाइनल ईयर पे कब ये नॉक कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए जापान? सर इंटर्नशिप तो 4th ईयर में होती है। अच्छा जी। और वो बच्चे कर सकते हैं इसको जिनका 3+1 प्रोग्राम है, कि जिनका ऑलरेडी प्रोग्राम इस तरह डिज़ाइन है कि वो 3 साल यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और 1 साल
यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप करते हैं, जॉब करते हैं, और वो उसके अगेंस्ट उनको क्राइटास मिलते हैं, देन दे ग्रेजुएट। मैं जिस तरह लोगों का ध्यान लेके जाना चाहता हूँ वो है प्रॉपर जो वर्क वीज़ा है, ठीक है, जिसको हम स्किल्ड वर्कर कहते हैं। वो जब आप जाना चाहते हैं उसके लिए बेहतर ये है कि जब आप अपने 3rd ईयर में हो तब आप जापानीज लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं। अच्छा, UMT में इसकी लैंग्वेज कोर्स होता है। अच्छा जी, ठीक है जी। UCP में मेरे उस्ताद हैं, मेरे टीचर हैं बशारत साहब, वो उन्होंने 2 सेशन वहाँ पे करवाए हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको यूनिवर्सिटीज़ में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए कि जब बच्चे ग्रेजुएट हों उनको उस लेवल की लैंग्वेज आती हो जो लैंग्वेज जापान में रिक्वायर्ड है। जैसे ही बच्चे ग्रेजुएट हों हम उनका वहाँ पे जॉब का सेटअप करते हैं। ठीक हो। तो ये हम इसका एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। और पहले इसलिए कि जब आप फारिग हो जाते हैं देन फिर हर बंदे की कोशिश होती है कि फटाफट जॉब लगे मेरी, मैं फारिग नहीं बैठना चाहता। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो फारिग नहीं बैठना चाहता उसके लिए बेहतर ये है कि जैसे वो 4th ईयर में एंटर हो वो 1 साल लैंग्वेज को दे अपना। अच्छा, लाहौर में लैंग्वेज सिखाने के और भी मराकिज हैं जी? जी बिल्कुल है। अच्छा जी, हमारा अपना इदारा है। मैंने सिर्फ वर्क वीजा ओरिएंटेड एक जापानीज लैंग्वेज स्कूल बनाया। अच्छा जी, इधर ईडन टावर में सर। अच्छा जी। बेसिकली मैंने शुरू में काफ़ी कोशिश की कि मैं किसी के साथ कोलैब करके ये काम करूं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ करते थे लैंग्वेज स्टूडेंट के तौर पे कि बच्चे यहाँ से जापानीज लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं वहाँ पे, तो वो उनके साथ कोलैब कर नहीं पाए किसी वजह से। देन मैंने जो वर्क वीज़ा है उसके क्योंकि मैकेनिज्म टोटल डिफरेंट होता है, आपने जिस फील्ड में उन्होंने जाना होता है उसी फील्ड के हवाले से आप उनको चीज़ें सिखाते हैं। तो मैंने फिर उसको जो है इस चीज़ की ज़रूरत समझी कि मैं एक लैंग्वेज सेंटर यहाँ पे बनाऊँ, और मैंने जापानीज़ कंपनी हायर की ऑनलाइन, जो बच्चों को यहाँ पे पूरे 6 महीने हम उनको एथिक्स भी सिखाते हैं, डायरेक्ट टू जापानीज हम नहीं सिखाते। अच्छा जी। मैं भी चूंकि चाहे बाय नेशनलिटी जापानीज हो गया हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो नेटिव जापानीज, आपको तो प्यार से हम जापानी बट कहते हैं जापानी बट हो चुके हैं। तो ये है कि वो डायरेक्टली जापान से सीखते हैं, लैंग्वेज भी सीखते हैं, एथिक्स भी सीखते हैं, और जैसे वो सर एक रिक्वायर्ड लेवल पे पहुंचते हैं हम उनके जापान में इंटरव्यूज करवाने शुरू कर देते हैं, और इंटरव्यूज के बाद बच्चे ये 6 माह के कोर्स के लिए बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए? देखिए ना, कुछ ऐसे भी हो सकता है वो पैशनेट है। जी बिल्कुल। मैं आज मिसाल आई थी, ये वीडियो क्लिप भी वायरल हो जाता है इतना सा कि कोई जापानीज लैंग्वेज सीखना चाहता है इसलिए कि कल को फ्यूचर में वो जापान में सेटल हो सके। कितने अरसे में कोई सीख जाता है? किस तरह की उम्र होनी चाहिए? एक एप्टीट्यूड, लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी किस तरह की होनी चाहिए? बाद में स्किल्स तो बंदा ले ही लेता है। बिल्कुल ऐसे आप देखिए चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं जापान में बहुत ज़्यादा। हमारे पाकिस्तानियों की ये एक बड़ी अच्छी आदत है कि हम बड़ी जल्दी इन्वायरमेंट के साथ मैच हो जाते हैं। अडेप्टेबिलिटी है हमें स्किल आती है कि नहीं आती, हम हफ्ता 10 दिन जब भी किसी मशीन पे खड़े होते हैं हमें ऑपरेट करनी आ जाती है, हम कर रहे होते हैं उसका काम। तो स्किल पे मैं उतना ज़्यादा जोर नहीं देता, लेकिन आपको अपने बॉस की बात समझ आनी चाहिए, उसके लिए लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का सर ये है कि मैं समझता हूँ कि मिनिमम बंदा इंटर हो ना तो उसकी अडेप्टेबिलिटी, उसका सीखने का जो प्रोसेस है वो ज़रा फास्ट होता है, और जितना स्टडी से गैप कम हो उतना अच्छा है। हाँ। जब आप रूटीन में अपने, हमारे यहाँ के मसले इतने हैं कि जब वो मसले मसाइल में बंदा चला जाता है ना, तो फिर उसके लिए एक लैंग्वेज सीखना, और इंग्लिश नहीं है ये, टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है। हाँ, करीब भी नहीं है, करीब भी नहीं है। बहुत डिफिकल्ट तो वो आप इंग्लिश के तो हम कुछ ना कुछ लफ्ज बोल देते हैं ना रूटीन में, उर्दू में, पंजाबी में बात करते हुए, लेकिन ये जापानीज का तो आप कुछ वर्ड बोल ही नहीं सकते। तो ये है कि मिनिमम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इंटर होना चाहिए, और जो ब्रैकेट जो जापान जिन लोगों को प्रेफर करता है कि हमारे पास आए वो सर वो 20 to 30 मैक्सिमम 35, अगर आपके पास लैंग्वेज का एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आपके पास तो आप 35 तक जापान जा सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं बूढ़े तो हमारे पास भी बहुत है। हाँ, हमें जवान चाहिए, हमें जवान चाहिए। और सर मजे की बात यह है कि मैं आपको बताऊं पैटर्न के पिछले 4-4.5 साल से हम जाते थे जापानीज कंपनीज के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास कि आप प्लीज पाकिस्तानी लेबर लें, हमारी लेबर अच्छी है। ऑब्वियसली हम सेल करते थे जाके, लेकिन ये पैटर्न सर पिछले 1 साल से उल्टा हो गया है। अब वो आ रहे हैं, वो वियतनाम, चाइना, थाई से तंग आ चुके हैं जापान। अच्छा जी। और हमारे लिए बड़ा अच्छा गैप है, हम इसको फिल कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि जो वहां पे जाके क्राइम रेट है, देखिए सबसे ज्यादा वियतनामीज का है। बिल्कुल, कम्युनिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो मेरे जिस शहर में सर मैं पहले 4 साल पहले रहता था, उस शहर में सिर्फ एक शहर में 10,000 वियतनामीज है। अच्छा, इसी वीजा पे। सही जी, 10,000। हाँ जी। और ये जो TITP है सबसे ज्यादा, इसमें जो मेरा सूबा जहां हम काम करते हैं, सबसे ज्यादा TITP में पूरी दुनिया से जो आए हैं लोग वो उसी सूबे में आए, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल, आपने गाड़ी का नाम सुना होगा सुबारू।
एक गाड़ी आती है, वो सारी हमारे उस सूबे में बनती है, वो हमारे सूबे की है। जिस तरह टोयोटा एक टोयोटा सिटी की है, इसी तरह ये हमारे सूबे की है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। इवन कई कंपनीज में मैंने बच्चे अब जहाँ पे हमने डिप्लॉय किए हैं, वहाँ पे होंडा के, टोयोटा के इवन पार्ट्स बनते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे हम, और कोशिश ये करें कि मैक्सिमम जितना एज कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। वो जापानीज उसको खुशी ली और जरा हैप्पीली कहते हैं कि ठीक है आ जाए हमारे पास, हमें तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनका मतलब ऑब्वियसली उनको भी अपने लिए कुछ बेनिफिट चाहिए, तभी वो हमें भी बेनिफिट देंगे। अच्छा, अगर हम वर्क एथिक्स की अगर बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, तो उस तरह से आप जापान को कैसे देखते हैं? जापानी कौम कैसी है? देखिए, एज अ कौम तो मैं कहता हूँ कि इन जैसी कौम पूरी दुनिया में नहीं है। आप वर्क एथिक्स ये है कि आप अगर देखिए, सबसे पहले अगर आप शुरू करते हैं कि मुल्क कैसा है, मुल्क किस हवाले से कैसे है, मुल्क के लेबर लॉज कैसे हैं, वो आप फॉरेनर से अगर लेबर ले रहे हैं तो उसको वो प्रोटेक्ट भी करते हैं कि नहीं करते? वो बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करते हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते जिस तरह हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ दुबई सऊदीया में होता है कि उनको 2-2, 3-3 महीने की सैलरीज ही नहीं मिल रही। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है जापान के अंदर। अच्छा, हाँ जी, आप सोच ही नहीं सकते। यानी रेसिज्म नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इवन आपने 1 मिनट भी ओवर टाइम कर दिया ना तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। सही। और आपकी मर्जी से ओवर टाइम होगा। बिल्कुल। अगर आप नहीं करना चाहते तो वो आपको कभी जबरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा, यानी ये चीजें ऑलरेडी उनके कानून में है, लेबर लॉ में है। और उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपल्सन है सर, वो पहले करवाते हैं। वो आधी एम्प्लॉयर देता है सर, आधे एम्प्लॉय देता है, ठीक है। उसमें भी उसका बर्डन कम किया है। अगर उसकी रेजिडेंस उसने शेयर किया कुछ, अगर पूरी दुनिया से उन्होंने सीखा ना सर, वो महंगी रेजिडेंस दे के उधर से बंदे की तनख्वाह में से निकाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक जी। जापान ने इसको सर ऐसे कवर किया, उन्होंने कहा जी 20,000 जापानीज येन से अगर महंगी रिहाइश अगर आपने उनको दी ना तो उसके ऊपर का जितना बर्डन है ना वो कंपनी उठाएगी, बच्चा नहीं उठाएगा। बहुत तो इस तरह की बहुत सारी चीजें मैं गिनवाना शुरू करूंगा। एक लंबी लिस्ट है कि जापान ने जो बाहर से फॉरेन लेबर लेते हैं उसके लिए उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ है। हमारे लिए लेबर के लिए बहुत अच्छी जगह है सर। और हमारे लोग ना यूज टू है। अब देखिए, मशीनरी हम बात करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में आ जाए, सारी मशीनरी तो जापान से आती है। तो ये लोग वहां जाके बड़े फेमिलियर हैं उन मशीनों से। थोड़ा अपग्रेड होंगी मशीनें, लेकिन बेसिक तो चीजें वही हैं। बिल्कुल ठीक जी। तो सिर्फ लैंग्वेज सीखने की देर है सर। सही जी। लेबर के या ब्लू कॉलर या हाई स्किल जो हमारे सिर्फ उनको लैंग्वेज, जो बिजनेस है उसके लिए तो सर ये भी नहीं है। आप बस आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप वहां जाके काम शुरू करें, और बड़ा मिनिमल इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दी है, वहाँ पे आप लोग हायर करें और काम शुरू करें। बहुत आला जी, वेरी और मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं लोगों को, इन्वेस्टर्स को कहूँ कि आप वहाँ जाकर खोले, और साथ में आपको लेबर भी पाकिस्तानी दूंगा वहाँ, ताकि आपको काम करने में भी मुश्किल ना हो। बिल्कुल सही जी। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है ना मौका, जापान में अपना एक लाहौर बना लें। कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही। वहाँ पे भी अच्छे जो है सारे खाबे शाबे मिल रहे हो जो लाहौर में मिलते हैं, सब ये हो जाए। अच्छा, मैं खाने वगैरह का वहाँ पर क्या है, मतलब हलाल खाना आराम से मिल जाता है या क्या, मतलब द सिचुएशन है? देखिए, दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है। वैसे तो उनका रीजन है जहाँ पे हम रहते हैं, जिसमें इर्द गिर्द टोक्यो और उसकी गिरदनवा के 7-8 सूबे आते हैं, उसमें तो मसला ही नहीं है। आपके पास रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, आपके पास हलाल फूड शॉप्स, हाँ जी, हलाल फूड शॉप्स अवेलेबल हैं। इसमें बहुत बड़ा किरदार नेपालियों का है सर। उनको जब लैंग्वेज स्कूल और स्कूल के या प्रोफेशनल स्कूल की ग्रेजुएशन के बाद जब कुछ समझ नहीं आता ना, तो वो हलाल फूड खोल लेते हैं। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि हमें जो ना काफी अवेलेबिलिटी है हो जाती है हर जगह पे हलाल फूड। और कुछ जापानीज ब्रांड ऐसे हैं सर, उन्होंने इस चीज को भाप लिया कि हलाल वाली मार्केट एक बड़ी मार्केट है। अब जापानीज शॉप्स पे आपको हलाल चिकन और हलाल बिस्किट और ये चीजें बाकायदा टैग के साथ मिलती है कि ये हलाल है, और वाकई हलाल भी होती है। हलाल भी होती है। ये झूठ नहीं है सर वहाँ पे। इवन यहाँ पे हमें परेशानी हो सकती है कि ये जो तकबीर पढ़े, पता नहीं इसको तकबीर आती है कि नहीं आती, वहाँ पे हलाल होगा। अच्छा, यानी दे मेक श्योर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। लेकिन अभी हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं जापान में कारोबार की, जापान के वर्क एथिक्स की, जापान में किस तरह से ग्रूमिंग की गई है, और उनको एक कह लें कि कौम को तश्कील देने के लिए उन्होंने क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस किए, उन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। शाह साहब, एजुकेशन सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं तो गया नहीं जी, मेरा इस साल का इंशाल्लाह प्लान है, जहाँ इतनी दुनिया देखी जापान में ज़रूर देखूँ और बार बार जाके देखूँ। जो मैंने सुना है वो मैं व्हाट्सअप से चाहूँगा वो हमें बताएं जी। हमने सुना यही है कि वो तरबियत पे बड़ा जोर देते हैं, वैल्यूज़ पे बड़ा जोर देते हैं। उनकी जो बेसिक एजुकेशन है उसमें एथिक्स, मॉरल्स और सबसे बढ़ के एक एक्टिव सिटीज़न के तौर पे दूसरों के काम आना। और वो छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं पार्क्स में, पत्ते चुनते हैं, फिर उन्हें क्यू बना के वो एक लाइन में गुजारना सिखाते हैं, रोड कैसे क्रॉस करनी है, किसी के काम कैसे आना है,
अगर बस में आप सवार हैं, कोई बूढ़ा आ गया, उसको जगह कैसे देनी है, छोटे छोटे एथिक्स मॉरल्स को वो सिखा के, इसको तालीम ही कहते हैं। यानी ग्रूमिंग दरअसल तरबियत जो है वो यही इसी का नाम एजुकेशन है। ये तालीम और तरबियत कोई अलग से चीज़ भी नहीं थी, बुनियादी तौर पर तरबियत का नाम ही तालीम होता था। आज का चैलेंज ये है कि डिग्रियाँ लैदा हो गई हैं और ग्रूमिंग के लिए, यानी आप देखें इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई फिनिशिंग स्कूल नहीं है। यानी कोई ग्रेजुएट अगर निकलता है तो वो बड़ी बेसिक स्किल्स जो यूनिवर्सिटी को सिखानी चाहिए थी वो हमें आउटसोर्स करनी पड़ती हैं, उस्तादों से, मुर्शिदों से, गुरु से सीखनी पड़ती हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा भट्ट साहब कि एजुकेशन सिस्टम में आपने ऐसी क्या खास बातें देखी हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में नहीं? सर देखें, मैडम ने भी बात की कि रेसिज्म, दूसरी चीज़ जो जापानियों ने अपने कौम के अंदर ख़त्म की ना सर, जो बड़ी ज़रूरी है, वो है मैं। अब देखें, जैसे बच्चा स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल में जाता है, उस स्कूल के टॉयलेट के लिए कोई आया नहीं रखी गई, वो बच्चे ने खुद साफ करने। वहाँ पे कैफेटेरिया में खाना उसने ड्यूटीज लगी हुई है कि उन्होंने सर्व करना है, उसके बाद उसकी सफाई भी उन्होंने खुद ही करनी है। अच्छा जी। और जैसे आपने बताया कि हेल्प तो तभी करेंगे ना जब आपका ट्रेनिंग वैसे होगी, तो उनको ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है। या आपने, मैं अपने भतीजे की आपको बात बताता हूँ कितने हेल्पिंग है कि वो अभी पिछले साल गया तो उसको ऑब्वियसली जैपनीज नहीं आती, तो हमने उसको स्कूल में, जैपनीज स्कूल में एडमिशन करवाया। उन्होंने वॉलंटियरली 3 दिन ऐसा जैपनीज इंस्ट्रक्टर हायर किया जो फ्री ऑफ कॉस्ट आके उसको स्कूल के अंदर सिर्फ जो है ना 3 दिन जैपनीज ही सिखाता है, एक बच्चे के लिए। एक बच्चे के लिए। वो अकेला फॉरनर है अपने स्कूल में जिसको जैपनीज नहीं आती, और उनको पूरा साल उन्होंने सर ऐसे ही सिखाई है। और नेक्स्ट भी उनको यही परेशानी है कि ये और यहाँ तक के चूंकि वो अभी पढ़ रहा था तो मैथ्स आपको पता है बहुत ज्यादा जैपनीज इन्वॉल्व नहीं होती, प्लस माइनस बंदे को वैसे समझ आ जाती है, डिवाइड मल्टीप्लाई। तो उन्होंने जो उनका कल्चरल एक सब्जेक्ट होता है ना जिसको हम यहाँ पे लिटरेचर कहते हैं, वो उसको नहीं दिया। और वो मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हम इसको मार्क्स नहीं दे रहे, इसमें ये बच्चा कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए कि मुझे 0 कैसे मिल गया। हो क्या बात है, जबरदस्त। हम इसको क्रॉस में, हम इसका टेस्ट ही नहीं ले रहे और उसका रिजल्ट भी हम इसको नहीं दे रहे। तो आप इसको बच्चे को ना घर में ये चीज़ बतानी है आपने कि वो आपको, चूंकि जैपनीज नहीं आती तो इसलिए आपका ये टेस्ट नहीं हुआ, तो आपको 0 नहीं मिल रहा, आप परेशान ना हो। बिल्कुल ठीक है। आपकी मार्कशीट जो है ना वो खाली छोड़ी है। यानी बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए भी पूरा काम करता है। और इतने कोऑपरेटिव है कि मेरा बच्चा जब किंडरगार्टन में गया सर, वहाँ पे जहाँ पे सिर्फ इनको मैनर सिखाए जाते हैं, मेरा बेटा जब 2 साल का था तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप इसको हलाल फूड, अगर चिकन तो आप बनाते ही हैं तो बाकी सब भी चिकन, आपको तो हलाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अगर आप, मैंने कहा फलानी शॉप से अगर आप चिकन खरीद के इसको अगर बना के देना तो हमारी एक सरदर्द कम हो सकती है कि इसको खाना हमने देना है। सर उन्होंने कर दी। अच्छा, यानी एक बच्चे के लिए? ओह माय गॉड। क्योंकि किचन में अपने, उनके हर स्कूल का अपना किचन है सर, ठीक है, वो बाहर से कहीं से नहीं आता। तो सिर्फ वो चिकन जो है वो वहां से आउटसोर्स करते हैं कि हमें उस बच्चे को, एक बच्चे को चिकन खिलाना। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और वो मेरे पास सारी सॉसेस सामने लेके बैठ जाते हैं कि ये देख लो इसमें कौन सी सॉस ये खा सकता है और कौन सी नहीं खा सकता, हम उसी सॉस के साथ इसको। आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ देयर बिलीव्स कि वो बाकी रिलीजन्स को भी इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही। रिलीजन वाली बात तो बहुत दूर चली जाती है ना, वो कहते हैं कि आप सबसे पहले हम इंसान हैं। बिल्कुल सही। हमारी जो अपनी एज अ ह्यूमन जो वैल्यूज है ना, हम उसको फॉलो करेंगे, मजहब तो बहुत दूर है उनके लिए। अच्छा, वो कहते हैं हसन भाई, ये हमारे यहाँ देखें इतने इतने बड़े बैग बच्चों ने उठाए हुए हैं। आजकल स्कूल्स लग गए हैं ना जी, नए सारे बैच सेशन शुरू हो गए हैं और उसमें इतनी किताबें हैं। मेरा बेटा 1 क्लास में गया है जी, यकीन करें उसकी किताबें देख के वो इतना पलंदा है, वो उठा के ना, वो यकीन करें उसे गेट तक जब जाते हैं ना तो हमें तरस आ रहा होता है कि इसने अंदर जाना है और पूरा दिन बैग संभालना है। वहाँ पर ये किताब और किताब के साथ बच्चे को किस तरह जोड़ा जाता है? क्या घर लाने की इजाज़त है कि वहीं रह जाती हैं? क्या होता है? नहीं सर, वहीं पे होती है। कभी बच्चे को इजाज़त, बच्चे ने साथ लेके जाना है सिर्फ उसका रुमाल जो उसने रख के खाना खाना है, ताकि उसको धोने की जरूरत पड़ती है। अपना जो हाशी, आपको तो चॉपस्टिक से वो खाते हैं, वो अपनी वो लेके जाएगा, अपने इनके खाने का सामान और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी रूटीन की, उसके अलावा उसके बैग में कुछ नहीं होता। बाकी सब वहीं पे होता है, वहीं पे प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। एजुकेशन सर वहाँ पे इंटर तक फ्री है। अच्छा, इंटर तक एजुकेशन सबके लिए फ्री है? सबके लिए फ्री आप है। अगर मेरे बच्चों के लिए भी फ्री है। मेरे बच्चे हैं या किसी भी जिसका जापान में एड्रेस है वो वहाँ पे रहता है, उसके लिए फ्री है। ओह वाओ। और जो है आपको इवन चाइल्ड अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। ज़्यादा बच्चे पैदा करने पे ज़्यादा पैसे? तीसरे बच्चे से अलाउंस डबल हो जाते हैं सर। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वहाँ यंगस्टर है नहीं जी। वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। और मैं मेरे तो अभी माशाल्लाह 2 हैं,
मेरे भाई के माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, माशाल्लाह। तो तीसरे से पैसे डबल हो जाते हैं, और चौथे पे यानी कि वो चौथे के भी डबल ही मिलेंगे ना बेसिकली। सही जी, वहाँ से डबल होकर चलते नॉर्मली देखिए 15,000 जापानीज येन एक बच्चे के दिए जाते हैं वहाँ, ओह वाह, ठीक है। तो दूसरे के 15 तो 30,000 हो गए। जैसे ही तीसरा हुआ तो तीसरे के 30 मिलेंगे और चौथे के भी 30 मिलेंगे। हैं। क्या बात है, यानी सिर्फ आप 4 बच्चे पैदा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। 90,000 जापानीज येन जो है उसको मिलते हैं सिर्फ और ये पाकिस्तानी कितने बन जाते हैं जी? सर इसको डबल कर लें आज 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए से लेकिन वहां पर तो रेजिडेंस भी मेरा ख्याल है 20,000 में मिल जाती है। रेजिडेंस नहीं, उसको आप डिपेंड करता है कि फैमिली के साथ आपको रहना है तो ऑब्वियसली आपको घर चाहिए। 4 बच्चों को एक ही कमरे में माँ बाप बच्चे किचन सारा कुछ नहीं रहा, तो वो आपको तकरीबन 40 से 50,000 के करीब बहुत बेहतरीन घर मिलता है। इट्स अ वेरी हैंडसम हाँ अमाउंट जी, टू हैव। और आप उसमें अपना गुजारा कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, एक कंपैरिजन हम ऑफ कैमरा डॉक्टर साहबा ने कहा कि जापान बड़ा महंगा है, इस पे जरा बात करें हमें दूर से, क्योंकि फिर मैं कहूँगा टूरिज्म उस तरह जापान की तरफ नहीं है। हाँ, टूरिज्म कम यूरोप की तरफ चला जाता है, या हमारे मिडिल ईस्ट को लोग जानते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा यूके चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। जापान का कंपैरिजन ज़रा मुआशी तौर पे करें कि एक बंदा जो है वो ज़िंदगी गुजारना कितना आसान या मुश्किल। सर मैं इसका बड़ा आसान उस बात में जो हमारे व्यूअर्स को समझ आए। अब देखें मैकडोनल्ड्स की यहाँ पे डील मैं तो खाता नहीं हूँ, कितने की होगी? तो मैंने 1200-1300 1400 येन की होगी। नहीं, सस्ती भी है। मतलब एक बर्गर फ्राइज और एवरेज कोक को 1000 रुपए के राउंड 1000 कर लेते हैं, 1000 ले लेते हैं हम इसको। जापान में 720 जापानीज येन की आपको एक बर्गर, एक कोक और एक फ्राइज मिल जाते हैं, ठीक है। 720 मतलब आज के हिसाब से को 1200 रुपीज, ठीक हो गया, 12-12.5 रुपीज, ठीक है। अब 12.5 रुपीज। और आप इनकम का फर्क देखें, वहां पे मिनिमम जो इनकम है वो पाकिस्तानी तकरीबन 3.5 लाख है। अच्छा, मिनिमम वहाँ पे 3.5 लाख। ठीक है, वो खरीद ही बहुत ज्यादा ना, वो देखे। हाँ जी, और यहाँ पे मिनिमम कितनी है उसके हिसाब से आप रेट देखेंगे सिर्फ 200-300 रुपीज का फर्क नहीं नहीं, पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि महंगा और सस्ता कितना है जापान। तो ये बड़ी आसान सी एग्जांपल है। उसके अलावा आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, चूंकि ट्रेन की एक्सेस आपको टोक्यो और बड़े सिटीज में तो गली गली में ट्रेन पहुंचती है, सबवेज। अच्छा, तो आपको बड़ी आसानी, आपको जरूरत नहीं है। आपको टोक्यो में तो गाड़ी रखना भी एक अजाब है। हम नॉर्मली मैं भी जाता हूँ तो मैं ट्रेन पे ही सफर करता हूँ, और इतना आसान है सर सफर करना कि आपको जहाज की बहुत कम जरूरत पड़ती है। अच्छा। मैंने 18 घंटे में 2300 किलोमीटर सफर किया है बुलेट ट्रेन पे, और थकावट का कोई नामो निशान ही नहीं दूर था। क्या बात है, ऐसी सर्विस है, बिल्कुल ठीक। तो इस ट्रेन सर्विस को चलाना, पहले तो बनाना और फिर चलाना, दोनों एक अजूबे हैं। मुझे व्हाट्सएप लग रहा है कि जिस तरह कभी वो लिखा होता ना, पुराने ना सियासतदान हमारे वो वॉल चॉकिंग अलाउ थी, तो लिखा था चलो चलो मनारे पाकिस्तान चलो। आज मुझे लग रहा है कि हमने कह दिया चलो चलो जापान चलो। ये बड़ा मैं चाहता हूँ सर, हमारे पास जो मार्केट में गैप है हम उसको अपने पाकिस्तान में फिल करें, और हम इस पे पूरा कोशिश भी कर रहा हूँ मैं अपनी, और मैं लोगों को अवेयरनेस भी दे रहा हूँ कि सिर्फ जापानीज जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा हो सकता है आप सीखें। बिल्कुल, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुली हैं एग्जैक्टली। बट एज वी आर रीचिंग टू एंड ऑफ द शो एज वेल, शाह साहब आज की बुक रिकमेंडेशन में आप क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, आज की जो किताब है ना, ये बड़ी एक मुख्तलिफ किताब है जी, और ये नासिर महमूद शेख साहब की किताब है। ये किताब सड़क से बिस्तर तक इसका नाम है, और ये सारे के सारे जो ट्रैफिक कवानीन बच्चे बच्चे को पता होने चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हज़ारों लोग जो हैं वो अपने जान गंवा देते हैं हादसात की वजह से, और उसकी बहुत बड़ी जो वजह होती है वो कानून को फॉलो ना करना है। तो इतने सिंपल सिंपल सारे कवानीन बने हुए हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पे बताऊं बट साहब, मेरी गाड़ी जब भी लगी अगले की गलती की वजह से लगती है, या वो रॉन्ग आ रहा होता है, या उसकी लेन गलत होती है, या सम टाइम वो फॉलो नहीं कर रहा होता, या उसको अंदाज़ा नहीं होता, या एक और जो बीमारी आजकल पूरी कौम को लगी, वो हाथ में फ़ोन पकड़ा होता है और साथ साथ गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल। तो चलें, कभी कोई लोकेशन देख रहा होगा, लेकिन बड़ी दुनिया रीलें भी देख रही होती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये नासिर महमूद शेख साहब ने बड़ा ही कमाल का काम किया जी इस किताब में। और मुझे शेख साहब के भाई जो हैं वो तो पुराने हमारे दोस्तों में से अमेरिका चले गए हुए हैं, लेकिन शेख साहब से भी हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है, मुल्तान से इनका ताल्लुक है। चंद दिन पहले स्पेशली आए लाहौर, और इन्होंने मुझे किताब दी, और ये किताब और इस तरह का जो मैसेज है वो गाहे बगाहे हम दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं राना तोकीर साहब जी, वो भी ट्रैफिक अवेयरनेस पे अपनी ज़िंदगी उन्होंने मुख्तस कर दी है जी। होंडा में जॉब करते रहे, बाद में उनकी एक कह लीजिए फ्रेंचाइज ले ली होंडा की उन्होंने मोटरसाइकिल की, तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है लोगों को ये सिखाने में कि किस तरह से
ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो किया जाए और किस तरह फ़ायदा उठे। तो ये किताब मेरा ख्याल है कि एक तहरीक का नाम है, ये सिर्फ किताब नहीं है, इसको हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, यंगस्टर को पढ़ना चाहिए, बड़ों को भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। हसन भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए एंड आई होप आज के शो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एंड ऑन दैट नोट अपनी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर को इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका और आपके इर्द गिर्द तमाम लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।